रूस के हमले से कीव में 31 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा अपार्टमेंट और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। नुकसान के आंकड़े बता रहे हैं कि कीव पर इतने भीषण हमले कभी नहीं हुए। निप्रो नदी के दोनों तटों पर बसे कीव के हर कोने में रूस की मिसाइलें बरसी हैं। कीव में जगह जगह इमारतों का मलबा बिखरा हुआ है। 10 से ज्यादा क्षेत्रों में तबाही हुई है। कीव के मेयर ने मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। मलबे से लोगों की मदद मांगने की आवाजें आ रही हैं। कीव ध्वंस के लिए पुतिन ने अपने सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। कीव में आपातकाल लग चुका है। देखिए पुतिन की मिसाइलों का क्रोध कैसे यूक्रेन की राजधानी पर बरसा है। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी और पांचवी तस्वीर। ये कीव में विध्वंस का छोटा सा परिचय है। यूक्रेन की राजधानी पर पुतिन के क्रोध की अनगिनत तस्वीरें हैं। धमाके हैं, धुएं के गुब्बार हैं, लपटे हैं, मलबे के ढेर हैं। मलबे में लाशों के दबे होने की आशंका है, चीत्कार है। करीब एक साल में कीव पर इतने विध्वंसक हमले नहीं हुए जितने 8 जुलाई 2024 को किए गए। सबसे ज्यादा नुकसान कीव में बच्चों के अस्पताल में हुआ। रूस के मिसाइल हमले से ओखमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इमारत का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। अस्पताल परिसर में मलबे का कई मीटर ऊंचा ढेर लग गया। हमले के बाद कीव के लोग अस्पताल का मलबा साफ करने में जुट गए। मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका है। पूरा दिन अस्पताल में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ध्वस्त इमारत से बच्चों के शव बाहर निकाले गए। कीव के इस अस्पताल में मिसाइल हमले से बचे मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। ओखमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल कीव में बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है। ये उसी अस्पताल की सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिस पर रूस ने मिसाइल हमला किया। इस हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सुबह 9:50 पर कीव पर पहली मिसाइल गिरी। कीव के डाउनटाउन इलाके में रूस की पहली मिसाइल गिरी। दूसरा धमाका जुलियानी हवाई अड्डे के पास सुना गया। तीसरा धमाका ओखमादित चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर हुआ। इसके बाद मिसाइलों की बरसात होने लगी। कीव में जगह जगह मलबे का ढेर है। गलियों में एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे हैं। कीव के मेयर ने कहा है कि इतना बड़ा हमला कीव पर कभी नहीं हुआ था, क्योंकि इससे पहले कीव में इतने लोगों की मौत नहीं हुई थी। कीव में चारों ओर विनाश ही विनाश नजर आ रहा है। कीव के सोलोमंस्की क्षेत्र में एक ऑफिस की इमारत नष्ट हो गई। होलोसिविस्की में कई गैराज में आग लग गई और 50 से ज्यादा कार जल गई। नेप्रोवस्की में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने से कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। कार्नेत्स्की में भी 3 इमारतों को नुकसान हुआ है। स्वात्सोनिश्की में मिसाइल गिरने से 100 मीटर के दायरे में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यह वो नुकसान है जिसका आकलन शाम तक कीव प्रशासन नहीं कर पाया है। रूस के हमलों से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करने में 2 दिन लग सकते हैं। रूस ने एक साथ कीव पर कई हथियारों का प्रयोग किया है और इसीलिए विनाश इतने बड़े स्तर पर हुआ है।
और रूस ने कीव हमलों के लिए Tu-22 न्यूक्लियर बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। यह सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने वाला लॉन्ग रेंज बॉम्बर है। इस बॉम्बर से कीव के कई इलाकों पर मिसाइल हमले किए गए। दूसरा हथियार है रूस का MiG-31 के फाइटर जेट। इस फाइटर जेट से भी यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए गए हैं। तीसरा हथियार है स्कंदर के मिसाइल। ये रूस की सरफेस टू एयर मिसाइल है। इस मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक होती है। इसके साथ ही काला सागर से भी कीव पर मिसाइल हमले किए गए। रूस के ब्लैक सी फ्लीट से मिसाइलें बरसाई गई। ब्लैक सी फ्लीट ने कैलिबर क्रूज मिसाइल से कीव पर हमले किए। काला सागर बेड़े से KH-101 और KH-555 मिसाइलें लॉन्च की। कीव सिटी सेंटर के तारस शेवेंको पार्क के पास सबसे ज्यादा मिसाइलें गिरी हैं। बॉर्डल और निवकी में भी जबरदस्त तबाही हुई है। यूक्रेन की राजधानी में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह वोरोनिश पर यूक्रेन के हमले का प्रतिशोध है और कीव पर इस तरह के हमले जारी रहेंगे। 7 जुलाई को यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश हथियार डिपो पर मिसाइल हमला किया था, जिसमें रूस के हथियार ध्वस्त हो गए थे। वोरोनिश का प्रतिशोध भयंकर है। यूक्रेन की राजधानी में जनता पर इससे बड़ा संकट अब तक नहीं आया। इस हमले में सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ है। यूक्रेन पर 8 जनवरी 2024 को रूस ने हमले किए थे। इसके बाद 8 जुलाई 2024 को यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला हुआ है। 8 जनवरी के हमले में सिर्फ क्रूज मिसाइलें और ड्रोन हमले किए गए थे। 8 जुलाई को कीव पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए गए। रूस ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की राजधानी पर रूस ने 40 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं और इनमें करीब 20 हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। यूक्रेन के पास एक भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सके। इसीलिए कीव में इतना बड़ा विनाश हुआ है और इतने ज्यादा लोग 2.5 साल में पहली बार मारे गए हैं। कीव के सबवे स्टेशन को बंकरों में बदल दिया गया है। कीव की जनता ने अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों में शरण ले रखी है। यह माना जा रहा है कि रूस एक बार फिर कीव पर बड़े हमले करेगा और इस बार तबाही 8 जुलाई की सुबह से ज्यादा होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वही रूस के क्रीवी री हमले पर बड़ा अपडेट सामने आया है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हुई है। तो क्रीवी री में जो हमला हुआ उसमें मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब मृतकों की संख्या 15 हो गई। और रूसी फौज जिस तरह से बारूदी वज्रपात कर रही है उससे यूक्रेन की राजधानी कीव में त्राहिमाम मचा हुआ है। यूक्रेनी फोर्स कीव की सुरक्षा नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेन के जानमाल पर अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों में जलजला आ गया है। सवाल यही है कि आखिर रूस ने 6 महीने बाद अचानक इतना विध्वंसक धावा क्यों बोला। ताबड़तोड़ धमाके, हर तरफ आग, बर्बादी की ज्वाला, तबाही का धुआं। रूसी सेना ने जिस तरह से बारूदी वज्रपात किया उससे यूक्रेन की राजधानी में आपातकाल लग गया।
कीव में विनाश की ऐसी आग भड़की है जो बुझने का नाम नहीं ले रही है। कीव में हड़कंप मचा हुआ है। ज़ेलेंस्की और उनके सेना अध्यक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि यूक्रेनी धरती को रूस के जलजले से बचाएं तो बचाएं कैसे। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने एक के बाद एक 40 मिसाइलों की बरसात की। रूस का धमाका सिर्फ कीव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विनाश का विध्वंसक ब्लास्ट यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों में हुआ। कीव में 40 मिसाइलें फायर की गईं, तो बाकी शहरों में 60 मिसाइलें, यानी कुछ ही घंटों के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें ताक दी। यूक्रेन एयर डिफेंस की किल्लत से जूझ रहा है। ऐसे में वो इन हमलों को रोक नहीं पाया और यूक्रेनी शहर ध्वस्त हो गए। 9 जुलाई को नेटो की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में नेटो रूस को काउंटर करने का प्लान तैयार करेगा। बैठक से ठीक एक दिन पहले ही रूसी सेना ने यूक्रेन में महाविस्फोट कर नेटो देशों को खौफनाक संदेश दे दिया। कीव विनाश की आग में किस तरह से भस्म हो रहा है, यह हम आपको दिखा चुके हैं। अब यूक्रेन के बाकी शहर किस तरह से जल रहे हैं, उसकी रिपोर्ट देखिए। ज़ेलेंस्की के गृह राज्य क्रीवी रीव में रूसी सेना ने कई मिसाइलें दागी। टारगेट पर यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर था। इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। कुछ मिसाइलों ने रिहायशी इलाके को भी हिट किया। हमले में 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। डोनेस्क में रूसी सेना ने यूक्रेनी फोर्स के हथियारों को जलाया। यूक्रेन के 16 सैनिक मारे गए। मिसाइल ने एक इमारत को भी बर्बाद कर दिया। यहां भी 6 आम नागरिक मारे गए। नीप्रो में रूस के हमले से 8 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आधा दर्जन लोग मारे गए हैं। 12 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। सुमी में रूस ने विध्वंसक हवाई हमला करके यूक्रेनी सेना के 1 दर्जन ठिकानों को मलबे में बदल दिया। खेरसोन में रूस ने इतना विध्वंसक हमला किया कि यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी सरेंडर करने को मजबूर हो गई। यूक्रेन में इस बार रूसी सेना ने ऐसी तबाही मचाई है जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल गई है। यूक्रेन को 24 घंटे में जिस तरह का जख्म मिला है, उससे उबरने में उसे बहुत वक्त लगने वाला है। और कीव के अलावा रूसी सेना ने यूक्रेन के किन शहरों को जलाया, वहां यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा है, आंकड़ों के जरिए अब इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्रीवी रीव में रूस के हमले में 2 पावर स्टेशन, 2 गैस स्टेशन और 2 हथियार डिपो तबाह हो गए। और स्लोवियांस्क में यूक्रेन की 2 हथियार फैक्ट्री, 7 इमारतें और 4 गैस पाइपलाइन ध्वस्त हो गई। वहीं सूमी में रूस के मिसाइलों ने 6 इमारतों को धराशायी कर दिया। यूक्रेनी सेना के 11 ठिकाने बर्बाद हो गए। 3 पेट्रोल पंप में भीषण आग लग गई। निप्रो में रूस ने यूक्रेन के 5 ऑयल डिपो, 3 हथियार गोदाम और 8 इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया। वहीं निप्रोपेट्रोवस्क में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। यहां रूस ने एक एयरफील्ड को टारगेट किया। हमले में कई हथियारों समेत यूक्रेन का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया गया। यहीं पर यूक्रेन की 2 मिसाइल डिपो थी, उसमें भी आग लग गई। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के एक Su-25 को जला दिया। 2 पैट्रियट और 3 हाइमार्स का वजूद भी मिटा दिया। यूक्रेनी फोर्स पिछले 1 हफ्ते से अटैक मिसाइलों से रूस के सैन्य ठिकानों और एनर्जी सेक्टर को दहला रही थी। रूस का यह जलजला इसी का बदला माना जा रहा है। यूक्रेन में 8 जुलाई को महातबाही की 2 वजह और हैं। पहला, 9 जुलाई से वॉशिंगटन में होने जा रही नेटो समिट। दूसरा, यूक्रेन को मिलने जा रहे F-16 फाइटर जेट।
रूस ने यूक्रेन में यह वज्रपात तब किया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पोलैंड में थे। जिस वक्त यूक्रेन और पोलैंड में सुरक्षा समझौता हो रहा था, उसी वक्त पुतिन की सेना यूक्रेन को जला रही थी। यूक्रेन F-16 का इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसके लिए रूस ने यूक्रेन के एयरफील्ड और एयरबेस को भी टारगेट किया। इस हमले के साथ ही पुतिन ने नेटो को साफ संदेश दे दिया है कि पश्चिमी देशों की मदद ही यूक्रेन के संपूर्ण संहार की वजह बनेगी। रूसी सेना ने यूक्रेन में 100 से ज्यादा मिसाइलों से धावा बोला। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की 30 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। नेटो ने यूक्रेन में रूस के हमलों की न सिर्फ निंदा की है, बल्कि रूस को इसका अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। लेकिन ऐसी धमकियों से पुतिन डर जाएं, यह मुमकिन ही नहीं है। पुतिन और उनकी सेना के इरादे बहुत ही खतरनाक हैं। अगले कुछ दिनों में रूस ऐसा हमला कर सकता है कि यूक्रेनी फोर्स सरेंडर को मजबूर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और खबर फ्रांस से जुड़ी हुई। 7 जुलाई को फ्रांस में चुनाव के नतीजे आए, जिसके बाद फ्रांस के शहरों में हिंसा भड़क गई। पेरिस की सड़कें जलने लगी, प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को फूंक डाला। फ्रांस ने चुनाव के बाद ऐसा बवाल कभी नहीं देखा था। सवाल है, चुनाव नतीजों के बाद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी कौन थे और इस हिंसा की वजह क्या थी? इस रिपोर्ट में देखिए। फ्रांस में शाम 6 बजे तक चुनावों के नतीजे आए ही थे कि शहर शहर हिंसा शुरू हो गई। फ्रांस की सड़कों पर उपद्रवी उतरा, गुस्साई भीड़ उग्र हो गई और सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। ये वीडियो फ्रांस की राजधानी पेरिस का है, जो देर रात सियासी उपद्रव में जल उठी। सैकड़ों की संख्या में निकले दंगाई जत्थों के सामने जो आया वो उससे तबाह करने लगे। सरकारी इमारतों के अंदर जलती हुई पेट्रोल की बोतल फेंकी गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ को कंट्रोल करने पुलिस सड़कों पर उतरी। गुस्साई भीड़ को काबू करने की कोशिश की तो कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ही पुलिस को दौड़ा लिया। हालात बेकाबू होते देख रिजर्व बल के जवानों को भी सड़कों पर उतारा गया और जगह जगह लाठी चार्ज के जरिए भीड़ को तितर बितर किया गया। आधी रात बेकाबू हुई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई जगहों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों ने मध्यावधि चुनाव करवाए थे। 7 जुलाई को नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। हैरान इसलिए क्योंकि चुनावों में जिस न्यू पॉपुलर फ्रंट को सबसे ज्यादा सीटें मिली, उसका 1 महीने पहले तक कोई अस्तित्व ही नहीं था। 182 सीटें जीतकर न्यू पॉपुलर फ्रंट फ्रांस में सबसे बड़ा गठबंधन बन गया है। दूसरे नंबर पर रेनेसां पार्टी का गठबंधन है, जिसे 168 सीटें मिली हैं। वहीं तीसरे नंबर पर नेशनल रैली का गठबंधन है, जो 143 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। दक्षिणपंथी गठबंधन नेशनल रैली के समर्थक चुनावों में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वोटिंग के पहले चरण में नेशनल रैली सबसे आगे चल रहा था। माना जा रहा था कि नेशनल रैली गठबंधन फ्रांस में सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगा, लेकिन नंबर 1 का दावा करने वाला दक्षिणपंथी गठबंधन सीधा नंबर 3 पर खिसक गया। फ्रांस चुनाव में नंबर 1 की कुर्सी हासिल करने वाले न्यू पॉपुलर फ्रंट वामपंथी दलों का गठबंधन है। चुनावों के ऐलान से पहले इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं था। घोषणा के बाद कई वामपंथी दल साथ आए और गठबंधन बनाए।
हालांकि न्यू पॉपुलर फ्रंट बहुमत के मैजिक नंबर 289 से पीछे रह गया, लेकिन फ्रांस में हाशिए पर पड़े वामपंथी दलों के लिए ये संजीवनी की तरह है, जिसे दक्षिणपंथी समर्थक बचा नहीं पा रहे और फ्रांस दंगों की आग में जल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इधर दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए बाइडेन तैयार है। प्रतिद्वंदी ट्रंप के खिलाफ पूरी ताकत के साथ सियासी मैदान में उतरे हुए हैं, मगर ट्रंप से टक्कर लेने से पहले बाइडेन को अपनी ही पार्टी में चुनौती मिल रही है। राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या बाइडेन की जगह कमला हैरिस होंगी डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार? आखिर क्यों बाइडेन की दावेदारी पर छिड़ी है रात? देखिए रिपोर्ट। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे, लिहाजा सियासी संग्राम में सभी नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बार भी मुकाबला बाइडेन और ट्रंप के बीच ही होना तय माना जा रहा है, मगर इससे पहले अमेरिकी चुनावों में बड़ी हलचल होने की संभावना है। वो ये कि ट्रंप से पहले प्रेसिडेंट बाइडेन को अपनी पार्टी में राष्ट्रपति पद उम्मीदवारी के लिए चुनौती मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि डेमोक्रेट्स पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार बाइडेन के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। बाइडेन की उम्मीदवारी पर डेमोक्रेट के दानदाताओं ने फंड रोकने की धमकी दी है। ऐसे में डेमोक्रेट पार्टी चुनावों में नया राष्ट्रपति उम्मीदवार उतार सकती है। बाइडेन की जगह कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार बन सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम बड़े लीडर प्रेसिडेंट बाइडेन को 2024 के चुनाव अभियान से हटने का आग्रह कर रहे हैं। हालांकि बाइडेन ने फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का खुलेआम ऐलान किया है, मगर डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडेन के खिलाफ तेज होती बगावत से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की दावेदारी प्रबल होती दिखाई दे रही है। हालांकि डेमोक्रेट्स के राष्ट्रपति उम्मीदवार बाइडेन ही हैं, मगर आशंका ये भी जताई जा रही है कि पार्टी ने अब बाइडेन के विकल्प पर विचार शुरू कर दिया है। दरअसल बाइडेन की दावेदारी में उनकी बढ़ती उम्र आड़े आ रही है। वहीं पब्लिक डिबेट में भी उम्र दराज बाइडेन प्रतिद्वंदी ट्रंप के आगे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी अगस्त में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध की बात करें तो बारूदी भूचाल सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव में ही नहीं बल्कि इजरायल में भी देखने को मिला, जहां हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए। उत्तरी इजरायल के करीब 80% हिस्से को उसने राख कर दिया। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के एयरबेस, रडार स्टेशन और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रूम को भी आसमानी हमले से तहस नहस कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि आने वाले चंद घंटों में विनाशक हमले का खतरा सिर्फ इजरायल पर ही नहीं बल्कि अरब में मौजूद इजरायल समर्थक देशों पर भी है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। 60 से ज्यादा मिसाइलें, एक 150 से ज्यादा रॉकेट प्रहार, सत्तर से ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन विस्फोट, सात अक्टूबर 2023 के ठीक 9 महीने बाद फिर से इजरायली धरती बम, गोला, बारूद के प्रहार से दहल उठी और इस बार इजरायली सरजमी को बारूद से पाटने का काम लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने किया। गौर करने वाली बात यह है कि हिजब लड़ाकों का हमला इतना भीषण था जिसे रोकने में इजरायली डिफेंस तक नाकाम हो गया। दिन दहाड़े हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आसमानी प्रहार करते हुए उत्तरी इजरायल के कोने कोने में बारूदी भूचाल ला दिया। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर नॉन स्टॉप मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन दागे। इजरायल के माउंट हर्मन, मेरॉन और गैलिली इलाके पर हमला किया। हमले के लिए हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचा। आईडीएफ का एयरबेस, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल रूम और सैन्य सर्वेक्षण केंद्र तबाह हुए।
कात्यूशा रॉकेट लॉन्चर जिसका इस्तेमाल हिजबुल्ला ने इजराइल को दहलाने के लिए किया, दरअसल वो मेड इन रशिया है। सोवियत दौर में इसे तैयार किया गया था। मुमकिन है वाया ईरान ये रॉकेट लॉन्चर हिजबुल्ला को मिला होगा और इसी विनाशक की मदद से हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों को तहस नहस कर दिया। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने मिसाइलों और रॉकेट से हमला करते हुए उत्तरी इलाके के 80% को जलाकर राख कर दिया। हिजबुल्ला का सबसे भीषण अटैक उत्तरी इजराइल के माउंट मेरॉन इलाके में देखने को मिला। हिजबुल्ला ने आईडीएफ के मेरॉन एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला ने मेरॉन एयरबेस पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिसका नतीजा यह हुआ कि मेरॉन एयरबेस पर मौजूद इजरायली सेना का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम और रेडार स्टेशन तबाह हो गए। इस हमले में कई इजरायली सैनिक घायल हुए। जब से इजराइल लेबनान के बीच जंग की चिंगारी भड़क रही थी, तभी से यह तय माना जा रहा था कि हिजबुल्ला पलटवार करेगा, मगर इस अंदाज में करेगा, इतना विध्वंसक करेगा, इसका अंदाजा न तो इजरायली सेना को था और न ही इजरायली पीएम नेतन्याहू को। लेकिन इजराइल को दहलाने का काम सिर्फ हिजबुल्ला ने ही नहीं किया, बल्कि यमन के हूती लड़ाकों ने भी दक्षिणी इजराइल के इलाके में ड्रोन स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि बीते 24 घंटों से इजराइल में जो बारूदी कोहरा मचा है, उसका प्लान हिजबुल्ला हूती ने नहीं बल्कि ईरान ने तैयार किया है। दरअसल जैसे ही ईरान में राष्ट्रपति चुनाव का फैसला आया, उसी के साथ अरब में ईरान ने इजराइल के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर लिया। आखिर कैसे, ये भी बताते हैं। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्ला को हमले की जिम्मेदारी, दक्षिणी इजराइल पर हूती लड़ाकों को अटैक का जिम्मा। अरब में इजराइल समर्थक देशों को युद्ध की चेतावनी दी। ईरान का मकसद साफ है, दो तरफ से इजराइल पर अटैक और इसके साथ साथ इजराइल समर्थकों में खौफ फैलाना, और इसके लिए ईरान ने हूती लड़ाकों को मिशन पर लगाया है। हूती ने पहले तो यूएई को धमकी दी और अब हूती ने सऊदी अरब को भी अटैक वार्निंग दे दी है, बाकायदा सऊदी अरब के ठिकानों की हिट लिस्ट जारी करके। मतलब ये कि अरब में महाजंग की बिसात बिछ चुकी है। ईरान ने अपने मोहरे चल दिए हैं। अब ये देखना होगा कि ईरान के बारूदी चक्रव्यूह को इजराइल कैसे तोड़ता है, कैसे ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का इंतकाम लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन के बीच इंतकाम का सिलसिला शुरू हो चुका है। यही वजह है कि दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर रह रहकर बड़ी तबाही मचा रहे हैं। इस युद्ध में यूक्रेन के साथ अमेरिका और नेटो के कई देश हैं। इसलिए माना जा रहा है कि कीव पर हमले के बदले का प्लान सिर्फ कीव नहीं बल्कि पेंटागन में भी बनेगा, यानी अब बारी यूक्रेन की है। कीव में तबाही की कहानी के साथ ही यह अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि अब पुतिन फुल एंड फाइनल के मूड में हैं और कीव पर फाइनल हमले का दौर शुरू हो चुका है। अब अगर कीव को बचाने के लिए नेटो ने बड़ा कदम उठाया तो यह युद्ध एटमी फेज में जा सकता है। यूक्रेन की राजधानी यूक्रेन की सरकार और यूक्रेन के वजूद को बचाए रखने के लिए ही नेटो अरबों डॉलर का बारूद भस्म कर चुका है। ये वही कीव है जिसे महफूज रखने के लिए दर्जनों एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। कीव की ऐसी लाचारी, बेबसी और तबाही देखकर दुनिया हैरान है।
क्या इस तबाही की वजह सिर्फ रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं या फिर नेटो की बेरुखी? सवाल है कि क्या कीव में तैनात सभी एयर डिफेंस खाली हैं? कीव की सुरक्षा को लेकर नेटो ने कुछ नहीं किया। क्या महीनों से कीव का सुरक्षा कवच खोखला है? रूस की मिसाइलों ने उसी कीव को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आ चुके हैं, ऋषि सुनक और मैक्रो जैसे ताकतवर लीडर्स आ चुके हैं। कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रहते हैं। यहीं से युद्ध की रणनीति बन रही है, लेकिन आज तक कीव की ऐसी हालत कभी नहीं हुई। अब कीव पर ताबड़तोड़ हमले से नेटो में खलबली है। इस हमले से ठीक पहले ब्रिटेन और नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री यूक्रेन दौरे पर पहुंचे थे। ओडेसा में तबाही का जायजा लेने के साथ ही दोनों नेताओं ने यूक्रेन के लिए नए हथियारों का ऐलान कर दिया था। नीदरलैंड्स यूक्रेन को पैट्रियट देने जा रहा है क्योंकि कीव में जो धमाके हुए वो मजबूत एयर डिफेंस के रहते मुमकिन नहीं थे। रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अमेरिका और नेटो को भी रूस के खिलाफ अभियान शुरू करने का मौका दे दिया है। कीव के ये धमाके विश्व युद्ध की वजह बन सकते हैं क्योंकि अमेरिका कीव को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका से घातक मिसाइलों की सप्लाई की जा सकती है। यूक्रेन के लिए लॉन्ग रेंज के हथियारों का ऐलान हो सकता है। अमेरिका अपने हथियारों से रूस के सभी शहरों को निशाना बनाने की छूट दे सकता है। फिलहाल अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन उन्हीं जगहों पर हमले कर सकता है जहां से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं, या फिर यूक्रेन पर हमले के लिए सेना का जमावड़ा है। लेकिन कीव पर हमले के बाद अमेरिका भी यूक्रेन को अटैक एमएस से रूस के दूसरे शहरों पर हमले की छूट दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह रूस के खिलाफ जंग का ऐलान माना जाएगा। बदला लेने के लिए रूस बाल्टिक देशों पर हमले की शुरुआत कर सकता है। रूस पोलैंड और फिनलैंड जैसे देशों पर मिसाइल बरसा सकता है। यूरोप और नेटो देशों पर हमले के बाद जंग का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। फिलहाल पेंटागन से कीव की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। कीव को बचाने के लिए जल्द ही एयर डिफेंस की मिसाइलें भेजी जा सकती हैं। और कहने को यूक्रेन का सुरक्षा कवच ऐसा है कि कोई भी मिसाइल या ड्रोन जमीन को छू नहीं सकता। कीव समेत कई अहम इलाकों में पैट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती है। इसी एयर डिफेंस से हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराने का दावा भी किया गया था। अमेरिका और नॉर्वे के सहयोग से बनाया गया NASAMS डिफेंस भी यूक्रेन के कई इलाकों को मिसाइल और ड्रोन के हमले से बचाता है। जर्मनी का IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम भी कीव की सुरक्षा में तैनात किया गया है। स्पेन ने यूक्रेन को मेड इन इटली ASPIDE एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की थी और कीव में इसकी तैनाती भी की गई है। इसके अलावा यूक्रेन के पास S-300 एयर डिफेंस भी है जो ड्रोन और मिसाइलों को हवा में नष्ट कर सकता है। कीव में इस विध्वंस के बाद ज़ेलेंस्की इंतकाम की तैयारी कर रहे हैं। नीदरलैंड्स और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद ज़ेलेंस्की पोलैंड गए जहां कई समझौते होने वाले हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की की एक मांग से जाहिर हो गया है कि इंतकाम का सिलसिला समुद्र से शुरू होगा। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से पनडुब्बी की मांग की है। यूक्रेनी नेवी चीफ ने नेटो से छोटी सबमरीन भेजने की गुजारिश की है। ओडेसा के तट पर सबमरीन की तैनाती को जरूरी बताया है। यूक्रेन इससे पहले अपनी सुरक्षा और जमीन बचाने की जंग लड़ रहा था, लेकिन अब युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब ज़ेलेंस्की रूसी शहरों और क्रीमिया पर हमले कर रहे हैं।
यूक्रेन को अटैक एमएस जैसी मिसाइलें तो मिल गई हैं, लेकिन काला सागर के लिए यूक्रेन को कोई हथियार नहीं मिला है। यूक्रेन काला सागर से रूस के कई इलाकों पर हमले की प्लानिंग में है। रूसी युद्धपोत और क्रीमिया पर प्रहार के लिए सबमरीन की मांग की गई है। माना जा रहा है कि जेलेंस्की की नई डिमांड अमेरिका की प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। अमेरिका को सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि उन बाल्टिक देशों की भी चिंता है जिन्हें रूस कभी भी निशाना बना सकता है। एक बार फिर रूस से फिनलैंड के लिए धमकी जारी हुई है। फिनलैंड में अमेरिका सैन्य अड्डों के साथ साथ सीक्रेट परमाणु हथियार ठिकाने बनाने की भी तैयारी कर रहा है। फिनलैंड की भौगोलिक स्थिति देखकर यह समझा जा सकता है कि रूस के लिए यह बड़ा खतरा क्यों है, और अगर ऐसा हुआ तो रूस भयंकर पलटवार करेगा। रूस की सीमाएं यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड से मिलती हैं। यानी फिनलैंड और रूस के बीच कोई बफर जोन नहीं है, सीधे सीधे रूस का पड़ोसी देश है। फिनलैंड की सीमाओं पर रूस के नजदीक नेटो के सैन्य ठिकाने बनाने का मतलब है रूस पर सीधा हमला। यहाँ के सैन्य ठिकानों से अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलें कुछ ही सेकंड में मॉस्को पर बारूद बरसा सकती हैं। कीव में इन धमाकों के बाद बाल्टिक देशों में एयर डिफेंस अलर्ट पर है। समीक्षा हो रही है कि कीव के कवच को रूसी मिसाइल भेजने में कामयाब रही या फिर मिसाइलों की कमी से ये तबाही हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि बाल्टिक के तमाम देशों में वही एयर डिफेंस तैनात हैं जो कीव की रक्षा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वहीं एक और बड़ा अपडेट यह है कि पोलैंड में मौजूद जेलेंस्की ने आपात बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैबिनेट के साथ चर्चा की है। रूसी हमले के बाद पूरे यूक्रेन में रेड अलर्ट है। जेलेंस्की ने बाइडेन से भी बात की है। Блядь,